मुसलमानों की लड़ाई मुसलमान लड़े, दलितों की लड़ाई दलित लड़े, महिलाओं की लड़ाई महिलाएं लड़ें, पर बिंदु जुड़े ना। मुस्लिम विरोधी नागरिकता का संशोधन कानून वापस लो का नारा फिजा में गूंज रहा था, पर उसके साथ ही ये जनसमूह मांग कर रहा था यूएपीए रद्द करो, एनएसए रद्द करो, नौकरियां दो, हमें सीएए नहीं, हमें रोजगार की गारंटी का कानून चाहिए। यूक्रेन रशिया में रोजगार के रास्ते यहाँ खोल दिए जाते हैं उनके लिए, डंकी रूट, जहां वो अपने घर बार अपना सब कुछ बेचकर जाएं और फिर हथकड़ियां लगाकर बेड़ियां पहनकर बेइज्जत करके लौटा दिए जाएं वापस भारतवर्ष में। ये है इस विकास का ये मॉडल। दिल्ली दंगे जो हैं वो उसका अंजाम निकले, जो आज भी हिंदुस्तान की बॉडी पॉलिटिक में एक जख्म है। महसूस नहीं कर सकते कि जिस तरह से पुरुष जो थे, घर के पुरुष थे, उनके ऊपर मुकदमे हुए, गिरफ्तारियां हुई, उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा, वो विस्थापित हुए, और उन सारी मुश्किलों के रहते हुए हमने अपनी बहन मुमताज़ को भी सुबह सुना, जो बोल नहीं पा रही थी, कह नहीं पा रही थी, जिस दौर से वो गुजरी हैं और गुजर रही हैं। मैं उस बात का सम्मान करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें सलाम कहूँ, उन महिलाओं को जिन्होंने इस दौर में जो उनके साथ गुजरा है वो सहा और आज हमारे साथ में आई। मैं चाहती हूँ इस बात को भी कि हम ये सोचें कि ये फरवरी का वो सप्ताह है जिसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लोग कभी भुला नहीं पाए। हमारे साथियों ने सुबह से ये बात की कि उनकी ज़िंदगी जैसे ठहर गई, जिस तरह की उनके ऊपर मुसीबतें टूटी थी वो आज भी जारी हैं, और जैसे कि हमारी कॉम्पनसेशन की रिपोर्ट ने बताया है कि वो किसी भी जगह पे पहुंच नहीं पाए, उन्हें किसी किस्म का इंसाफ नहीं मिला। तो आज जब हम इस जगह पे इकट्ठे हुए हैं, इस सभा में इकट्ठे हुए हैं, इस सभा का जुड़ना, एक जगह बनाना बातचीत की, ये एक कोशिश है याद को बनाए रखने की। और आज से ठीक 5 साल पहले लोगों ने जो हिंसा सही, जिस नफ़रत का वो शिकार हुए, आज यहाँ बैठना उस याद को ज़िंदा रखना है, उन लोगों के इंसाफ की लड़ाई में हमें शामिल मानना है, और साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो औरतें, मर्द और बच्चे जिन्होंने पहली भी अपनी टेस्टिमनी में बात की, उन बच्चों के अनुभव की सच्चाई को स्वीकार करना है। हम आज यहाँ पे खड़े हुए हैं ये कहने के लिए कि ये सचमुच ही भूल जाने के लिए मजबूर किए जाने और याद रखने की और स्मृति को बनाए रखने की आग्रह के बीच का संघर्ष है, और आज हम सब इस संघर्ष में शामिल हैं। फरवरी 2020 की घटना के ऊपर हम जानते हैं कि एक स्टेट नैरेटिव भी है, जहां कहा गया था, रिपोर्ट दायर की गई थी और ये सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये एक साजिश थी जो रची गई थी हिंदुस्तान को बदनाम करने की, यहाँ की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके ऊपर जुल्म करने की, और ये जो साजिश है उसको बरकरार उन्होंने कोर्ट ने, सरकार ने पूरी संरक्षण दी थी। आज जब हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम ये इस नैरेटिव को, हम पर थोपे गए इस नैरेटिव से इनकार करते हैं, और आज जो हमारे बीच में जिस तरह से लोगों ने अपनी टेस्टिमनीज रखी, हम उन अनुभवों को सलाम कहते हुए उस बात पे अपना यकीन, अपनी आवाज़ जोड़ते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में जहां मुझसे कहा गया था कि मैं सामाजिक विभाजन की बात करूं, और
किस तरह से समाज ने जो एक विभाजन हो गया, एक जो डिवीज़न हो गई, उसके ऊपर हमारा क्या दायित्व है, इसके ऊपर एक बात रखूं। मैं बहुत संक्षिप्त में दो बातें कहना चाहती हूं। सबसे पहले मेरी पहली मानना है कि ये जो सामाजिक विभाजन है, ये एक व्यक्तिगत विभाजन का मसला नहीं है। ये एक स्टेट प्रोजेक्ट है जो शुरू किया गया और जिसके हम चलते हुए इसका हिस्सा बने। आज जो हमारे देश के विभिन्न हाशियाग्रस्त वर्ग हैं, जो असल में मुल्क की मेजॉरिटी है, वो राज्य के विकास का जो प्रोजेक्ट है उसका सामूहिक तौर पर शिकार हैं। ये सरकार सिर्फ एक छोटे वर्ग के लिए काम करती है। 6% लोगों के लिए बजट बनता है और कहा जाता है सबका विकास। ये एक ऐसी विकास का तरीका है जहां हवाई सेवाएं बनाई जाती हैं, सुपरफास्ट रेलवे की परियोजनाएं दाखिल की जाती हैं, जहां मल्टी लेन हाईवे बनाए जाते हैं, सिर्फ एक छोटी आबादी के लिए। इन परिक्राओं के चलते हुए देश की अधिकतर आबादी जो है वो और हाशियाग्रस्त होती है। किसानों की ज़मीनें छिनती हैं, मजदूर विस्थापित होते हैं, रोज़गार के नाम पर जो विशाल वर्ग के लिए खोल दिए जाते हैं, जो जंगग्रस्त इलाके इज़राइल, यूक्रेन, रशिया में रोज़गार के रास्ते या खोल दिए जाते हैं उनके लिए डंकी रूट, जहां वो अपने घर बार अपना सब कुछ बेचकर जाएं और फिर हथकड़ियां लगाकर, बेड़ियां पहनकर, बेइज्जत करके लौटा दिए जाएं वापस भारतवर्ष में। ये है इस विकास का ये मॉडल, और जिसके अंदर छोटे रोजगार उजाड़ दिए जाएं जीएसटी और नोटबंदी के साथ, और महिलाओं को बाहर कर दिया जाए रोजगार के हर या एक नागरिक होने के तौर पर भी, और उन्हें बदल दिया जाए एक वेलफेयर कैटेगरी में, जो हर इलेक्शन के समय 2000-2500 के जो उनको वादे और बहकावे हैं उनमें झोंक दिया जाए। इस विशाल वर्ग के अनुभवों को सामूहिक अनुभव के रूप में ना देखा जाए, इसके लिए मजहबी नफरत जो है उसकी सियासत सामने आती है। ये कभी सामूहिक ना बने, ये कभी इस तरह से ना बने कि जो मार्जिनलिटी का एक सामूहिक अनुभव है वो बन ही ना पाए। हर सेक्शन, हर छोटा वर्ग अपने ऊपर उत्पीड़न के वार में ही उलझ जाए। मुसलमानों की लड़ाई मुसलमान लड़े, दलितों की लड़ाई दलित लड़े, महिलाओं की लड़ाई महिलाएं लड़ें, पर बिंदु जुड़े ना। पर जब बिंदु जुड़ते हैं तब इस स्टेट के लिए एक मुसीबत खड़ी होती है, एक चैलेंज बनता है, और लड़ाई सामूहिक बनने की संभावना खुलते ही जो स्टेट है उसके लिए खतरा बनता है। शाहीन बाग आंदोलन एक ऐसी मिसाल थी जहां नागरिक संशोधन जो बिल था, जो मुस्लिम विरोधी था, उसको एक चुनौती दी गई, और इसे भारत के गरीब और हाशियाग्रस्त वर्ग के लिए भी खतरनाक माना गया। एक व्यापक लड़ाई की शुरुआत हुई जो भारत भर में फैली। मैं याद दिलाना चाहती हूँ एक एग्जाम्पल देके, और उसमें ख़त्म करूँगी, कि 16 फरवरी 2020 की विशाल मलेरकोटला की रैली, जो शायद हिंदुस्तान भर में हो रही सबसे बड़ी रैलियों में शामिल थी, जिसमें सिख समुदाय के किसान महिलाओं के हरे और केसरी दुपट्टे और हजारों की गिनती में अपने लिबासों में बैठी हुई मुसलमान औरतें, जैसे एक जन सैलाब था लाखों की गिनती में मलेरकोटला की धरती पे वो लोग जमा हुए थे। पंजाब भर से बसें, ट्रकें, ट्रॉलियां,
आई थी जो जिसमें किसान शामिल थे, जिसमें मुलाजिम शामिल थे, जिसमें मजदूर शामिल थे, और वो वहाँ पहुँचे थे मलेरकोटला। दिल्ली से भी विद्यार्थी पहुँचे थे, हमारे बहुत सारे जो मानवीय अधिकारों के कारकुन हैं वो भी पहुँचे थे। मुस्लिम विरोधी नागरिकता का संशोधन कानून वापस लो का नारा फिजा में गूंज रहा था, पर उसके साथ ही ये जनसमूह मांग कर रहा था, यूएपीए रद्द करो, एनएसए रद्द करो, नौकरियां दो, हमें सीएए नहीं, हमें रोजगार की गारंटी का कानून चाहिए। वो एक ऐसी जगह थी, जो एक जगह ऐसी बनी जहाँ पर लोगों ने मांग की कि 15 दिसंबर को जो जामिया की यूनिवर्सिटी में जामिया के स्टूडेंट्स के ऊपर जितना अत्याचार हुआ था, उसके दोषी पुलिस कर्मियों को सजा दो। ये सारे नारे उस जगह से उठे थे, बिंदु जुड़े थे, जहाँ पे हमने देखा कि जो पंजाब भर के जो जितने वर्ग थे, उन्होंने अपनी आवाज़ एक ऐसे कानून के विरोध में मिलाई जो एक पूरी तरह से फिरकावाराना कानून था। जो इस सारे कार्यक्रम का आयोजन कैसे हुआ? इस सारे कार्यक्रम का आयोजन किसान जत्थेबंदियों ने किया। वो हफ्तों गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर उन्होंने लामबंदी की, और ये नतीजा था कि उस लामबंदी का कि इस कानून को आम जनता के ऊपर हो रहे हमलों को सामूहिक तौर पर महसूस करने की चेतना जो थी वो लोगों को दी गई। एक की संभावना को जन्म दिया गया उस सारे पैगाम में, और इस पैगाम ने इस लड़ाई में, और पैगाम यही था कि इस लड़ाई में मुसलमान अकेले नहीं हैं, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में हम सब लोग शामिल हैं और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे। उसके बाद किसान शाहीन बाग आए, और एक और जो एक की संभावना थी वो खुलती चली गई, जो बाद में जब किसान आंदोलन दिल्ली की बरूहों पे पूरे 13 महीने चला, उसमें वो एकजुटता, वो सॉलिडारिटी, वो सामाजिक विभाजन की दूरी जो थी वो पूरी तरह से सामने आई। और इसके बाद ही एक चेतना का, एक का सॉलिडारिटी का, सामाजिक सरकार का सामाजिक बांट वाली राजनीति को सीधा चैलेंज था, और इस चैलेंज ने सरकार को हिलाया, और इसे कुचलने के लिए बहुत सारे जो अत्याचार हैं जिनको आज हम सुबह से सुन रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों की लंबी गिरफ्तारियां, यूएपीए उनके ऊपर थोपे जाना, और जो दिल्ली दंगे जो हैं वो उसका अंजाम निकले, जो आज भी हिंदुस्तान की बॉडी पॉलिटिक में एक ज़ख्म है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इस सब का जवाब क्या है? आज हमारे कई साथियों ने ये बात की कि हम आगे कैसे जाएं, इस सब को आगे कैसे लेके जाएं। मैं सिर्फ ये बात कह के ख़त्म करना चाहती हूँ कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मेरी समझ में एक व्यापक एकजुटता बनाकर ही हम कर सकते हैं। जो अलग अलग जत्थेबंदियाँ, समूह या ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ हम सब जुड़े हुए हैं, आज ये हम सब की, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से नहीं आए, जिन्हें सुबह से कहा जा रहा है हम शहर से आए हैं, हम दूसरी जगह से आए हैं, ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी हमारे ऊपर पड़ती है कि हम इस सांझ को कैसे आगे ले जाएं और इस बांटने वाले प्रोजेक्ट को किस तरह टक्कर दें। एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता होना शायद सबसे पहला पिलर है इस चीज़ को आगे ले जाने का। हम में संवेदना होगी तभी हम लड़ने के लिए सामने आएंगे, पर इस संवेदना को संघर्ष में कैसे बदलना है, आज हमारे आगे ये सवाल है।
हम इस संवेदना को कैसी दिशा देते हैं, हम इस संवेदना को संघर्ष में तब्दील करके भारत का जो हाशिए पे पड़ा हुआ हर वर्ग है उसकी एकता किस तरह से बनाते हैं। आज मैं चाहती हूं कि मेरा ये चैलेंज है, ये मैं आपके साथ भी साझा करती हूँ। हमें सिर जोड़कर बैठना होगा, ये सोचना होगा कि हम अपनी संवेदना को अगले पड़ाव में इंसाफ की लड़ाई में कैसे लेकर जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।